बच्चों, आज के लेक्चर में हम क्रोमोसोम के प्रकार के बारे में जानेंगे। क्योंकि पिछले दो लेक्चर जो थे हमारे, वो ज़्यादा डिवोटेड थे क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को, कि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर क्या होता है, उनकी भुजाएं क्या होती है, उनमें सेंट्रोमियर क्या होता है, उनका फाइन स्ट्रक्चर कैसे होता है, न्यूक्लियोसोम क्या होते हैं, 30 नैनोमीटर फाइबर क्या होता है, क्रोमेटिन की संरचना क्या होती है। इन सारी चीज़ों को डिवोटेड थे। उनमें हमने काफ़ी कुछ सीखा क्रोमोसोम के बारे में। कुछ चीज़ें हमने जो वहाँ बोली, वो शायद इस लेक्चर में थोड़ा एलोबरेट रूप में हम पढ़ेंगे। लेकिन हमारा जो ये लेक्चर है वो ज़्यादातर डिवोटेड रहेगा कि क्रोमोसोम के टाइप्स पे, या दूसरे शब्दों में कहूँ कि क्रोमोसोम का क्लासिफिकेशन, कि क्रोमोसोम को हम क्लासिफाई कैसे करते हैं, किन आधार पे करते हैं। इन सारी चीज़ों पे हमारा ये लेक्चर डिवोटेड रहेगा। मोटे मोटे रूप में कहूँ तो अगर हम संरचना देखते हैं क्रोमोसोम की, तो हमको एक क्लू मिलता है कि क्रोमोसोम का क्लासिफिकेशन हम किस आधार पे कर सकते हैं। उस क्लू की बात करूं तो हम उसको सेंट्रोमियर के नाम से जानते हैं। एक ऐसी संरचना जो कि हम सामान्यतः कहते हैं कि क्रोमोसोम के मध्य में स्थित होती है। हालांकि यह मध्य में ना होकर ऊपर नीचे सिरों पे कहीं पे भी स्थित हो सकती है, जिसके आधार पर इसकी भुजाओं की लंबाई तय होती है या और दूसरे फंक्शंस तय होते हैं। तो सेंट्रोमियर एक ऐसी चीज है जिसके आधार पे या जिसकी पोजीशन के आधार पे हम क्रोमोसोम का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। पहला तो जैसा मैंने कहा कि उसकी पोजीशन के आधार पे। दूसरी चीज़ अगर मैं कहूँ कि वास्तव में क्रोमोसोम का जो क्लासिफिकेशन जो दूसरे प्रकार से हम कर सकते हैं, वो क्रोमोसोम के अंदर सेंट्रोमियर की उपस्थिति के आधार पे, कि वास्तव में सेंट्रोमियर उपस्थित हैं या नहीं है। उसके आधार पे भी हम क्रोमोसोम का वर्गीकरण कर सकते हैं, या एक से अधिक अगर सेंट्रोमियर उपस्थित हैं तो उसके आधार पे भी हम क्रोमोसोम का वर्गीकरण कर सकते हैं, या उसके टाइप्स के बारे में हम कह सकते हैं कि इतने टाइप्स के होते हैं। तो ये जो लेक्चर है हमारा, या ये जो आज का मेरी बातचीत रहेगी, वो सारी सारी डिवोटेड रहेगी क्रोमोसोम के प्रकार पे। जब मैं क्रोमोसोम के प्रकार की बात करता हूँ तो बेसिकली हम क्रोमोसोम को बांटने के लिए, जैसा मैंने कहा कि सेंट्रोमियर एक प्रमुख आधार हो सकता है, और उसी आधार के आधार पे हम 3 प्रकार से क्रोमोसोम का डिवीज़न करने की चेष्टा करते हैं या कोशिश करते हैं। एक जो चेष्टा या तरीका कहलाता है, उसको हम कहते हैं डी वैल्यू, विच मीन्स अ डिफरेंस वैल्यू। एक तरीके से अगर मैं कहूँ तो डिफरेंस वैल्यू, डी वैल्यू अर्थात डिफरेंस वैल्यू। दूसरा कहलाता आर वैल्यू। हियर आर डिनोट्स फॉर द रेशियो, अनुपात को प्रदर्शित करता है। और तीसरी वाली जो चीज़ कहलाती है सेंट्रोमियरिक इंडेक्स, कि सेंट्रोमियर का जो एक इंडेक्स बनता है या एक इकाई बनती है, उसके बारे में बात करेंगे। ये जो तीनों हमारे पास हमने पैरामीटर कहे, ये तीनों पैरामीटर जो हैं वो क्रोमोसोम के आकार के ऊपर निर्भर नहीं करते, पहली चीज। क्योंकि जब हम आकार की बात करते हैं क्रोमोसोम की, तो क्रोमोसोम का आकार जो है वो सेंट्रोमियर की पोजीशन के आधार पे या सेंट्रोमियर के साथ में उसकी भुजाओं की लंबाई के आधार पे वो बड़ा या छोटा हो सकता है। तो ये जो भी हम बात करेंगे, चाहे वो डी वैल्यू की बात करते हैं, चाहे वो आर वैल्यू की बात करेंगे, चाहे वो सेंट्रोमेरिक इंडेक्स की बात करेंगे, तो ये जो है वो क्रोमोसोम के आकार पे निर्भर नहीं करती, उनकी साइज पे निर्भर नहीं करती। जब मैं डी वैल्यू की बात करता हूँ तो जैसा मैंने कहा कि इट इज़ अ काइंड ऑफ डिफरेंस वैल्यू। डिफरेंस बिटवीन व्हाट, कि किस किस के बीच में डिफरेंस। तो जब हम सामान्यतः जब बात करते हैं कि डिफरेंस किसके बीच में होना चाहिए, तो ऑब्वियसली हमारे पास क्रोमोसोम में एक ही चीज़ है जिसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंस आ सकता है, वह है उनकी भुजा की लंबाई। कि क्रोमोसोम में जो भुजाएं पाई जा रही है, उनकी भुजाओं की लंबाई के मध्य में यदि अंतर आता है या उस अंतर को हम नापते हैं, तो उसको हम डी वैल्यू से डिनोट करते हैं। प्लस इसके साथ एक चीज़ और हम लेते हैं कि क्रोमोसोम की जो टोटल लेंथ होती है, उसको हम 10 आर्बिट्री अर्थात कोई से भी 10 हिस्सों में बांट देते हैं। हो सकता है वो हिस्सा, मेरे 10 हिस्से मेरे लिए अलग अलग लंबाई के हों और आपके लिए अलग अलग, लेकिन यहाँ पे एक निश्चित बात है, सिर्फ उसको बांटना 10 हिस्सों में है। ये नहीं है कि उस 10 हिस्सों का आकार प्रकार भी जो समान हो। अब डी वैल्यू हमारे लिए कैसे फायदेमंद हो सकती है, कैसे हम उसके आधार पे उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। तो डी वैल्यू की अगर हम बात करें कि इफ द डिफरेंस कम्स जीरो, पी और क्यू के मध्य का डिफरेंस अगर जीरो आता है, या मैं कहूं क्यू और पी के मध्य का डिफरेंस, क्योंकि पी जो है हम हमेशा कहते हैं कि छोटी भुजा होती है, क्यू की बात करते हैं तो क्यू के लिए हम कहते हैं कि हमेशा बड़ी भुजा होती है। तो क्यू और पी के मध्य का जो अंतर है वह यदि जीरो होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि क्रोमोसोम के दोनों भुजाएं जो हैं वह समान लंबाई की हैं। तो एक चीज हमारे पास ये आती है, यदि हम ये कहें कि
क्यू और पी का डिफरेंस जो है वो धनात्मक है, क्यू और पी का डिफरेंस धनात्मक है, तो वो क्रोमोसोम जो है वो हमारे 3 प्रकार में से एक प्रकार का हो सकता है, जिसको हम सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक या टीलोसेंट्रिक के नाम से पुकारते हैं। इसके बाद अगला पैरामीटर जो हमने चुना दैट इज रेशियो, जो कि इसी का एक डिफरेंट तरीके से मैथमेटिकल डिनोशन है कि पी वैल्यू का ही डिनोशन है। यहाँ हम पी क्यू में से पी को घटाते हैं, लेकिन डी वैल्यू की जब आर वैल्यू की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये पी और क्यू के मध्य का अनुपात है, या क्यू और पी के मध्य का अनुपात है। इनके मध्य का अनुपात यदि 1 आता है, क्यू में अगर हम पी का भाग देते हैं, या क्यू जो लंबी भुजा है उसमें छोटी भुजा की लंबाई का भाग देते हैं, तो हमको आर वैल्यू प्राप्त होती है। और यदि यह 1 आता है, अर्थात क्रोमोसोम के अंदर सेंट्रोमियर केंद्र में स्थित है, जो कि हमने पहले भी कहा था कि अंतर 0 आता है तो सेंट्रोमियर केंद्र में उपस्थित है, और यहाँ पे अगर अनुपात 1 आता है या भागफल 1 आता है तो उसके अंदर हम कहते हैं कि ये जो है केंद्र में उपस्थित है। यदि इससे कोई वेरिएशन आता है तो क्रोमोसोम का प्रकार जो है वो सब मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक कुछ भी हो सकता है, वो निर्भर करता है उसकी वैल्यू क्या आती है। तीसरी चीज जो हमने कहा कि सेंट्रोमेरिक इंडेक्स, सेंट्रोमेरिक इंडेक्स की जो बात अगर हम करते हैं तो बेसिकली यह एक प्रतिशत के रूप में प्रकट की जाने वाली इकाई है, कि प्रतिशत के रूप में हम इसको प्रकट करते हैं। कैसे प्रकट करते हैं प्रतिशत के रूप में? तो हम ये कहते हैं कि जो सेंट्रोमियर जो है वह छोटी भुजा के सिरे से कितना दूर है। पहली चीज कि छोटी भुजा के सिरे से कितना दूर है, और उसको हम क्रोमोसोम की कुल लंबाई के प्रतिशत के रूप में देखते हैं कि छोटी भुजा से अगर वो 1 माइक्रोमीटर दूर है, 5 माइक्रोमीटर दूर है, 7 माइक्रोमीटर दूर है, उसका प्रतिशत हम निकालते हैं कि टोटल लंबाई से P प्लस क्यू से। तो जो हमारे पास आंकड़ा आता है उसको हम कहते हैं सेंट्रोमेरिक इंडेक्स। वह सेंट्रोमेरिक इंडेक्स भी जो है वो हमको क्रोमोसोम को बांटने में मदद करता है। अब जब हम इन तीनों पैरामीटर की बात करते हैं, चाहे वो डी वैल्यू की बात करें, चाहे वो आर वैल्यू की बात करें, चाहे वो हम सेंट्रोमेरिक इंडेक्स की बात करें, तो इन तीनों के आधार पे हम क्रोमोसोम्स को 4 हिस्सों में या 4 प्रकार में बांटते हैं। मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। इन चारों को हम एक एक करके पढ़ेंगे कि क्या क्या ये होते हैं। पहले बात करूंगा मैं मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम की। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में अगर हम कहें तो सेंट्रोमियर जो है वह भुजा के या क्रोमोसोम के ठीक मध्य में उपस्थित होता है, अर्थात इसकी दोनों भुजाओं की लंबाई, चाहे पी भुजा हो चाहे क्यू भुजा हो, क्योंकि जैसा हमने कहा कि पी भुजा अपेक्षाकृत छोटी होती है, लेकिन मेटासेंट्रिक में ऐसा कोई डिवीजन नहीं पाया जाता। क्यों? क्योंकि दोनों भुजाओं की लंबाई बराबर है। दूसरा, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम जो है वह एनाफेज की अवस्था में हमको वी आकार का दिखाई देता है। ये एक बड़ा गुणधर्म है जिसके आधार पे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि यह क्रोमोसोम जो है वह मेटासेंट्रिक है। वी आकार का क्यों दिखाई देता है? क्योंकि जब हम एनाफेज की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि सेंट्रोमियर बीच में से टूट जाता है और क्रोमोसोम के जो 2 भुजाएं हैं उनमें से एक एक भुजा जो है वो अपने अपने रेस्पेक्टिव पोल की तरफ गमन करने लगती है, और जब वो गमन करने लगती है तो एस्ट्रल फाइबर जो हैं वह सेंट्रोमियर से जुड़ते हैं, और जब वो गमन करते हैं तो वी आकार का दिखाई देता है। तो जब इस तरीके की अवस्था होती है तो उसको हम कहते हैं कि वी आकार का हमको किस में दिखाई देता है? एनाफेज अवस्था के अंदर दिखाई देता है। तीसरी चीज अगर मैं इसके साथ में कहूँ तो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम जो हैं उनको हम कहते हैं कि पुरातन प्रकार के क्रोमोसोम हैं, अर्थात विकास क्रम की अगर हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम का विकास अन्य प्रकार के क्रोमोसोम, चाहे वह सब मेटासेंट्रिक हो, चाहे वह टीलोसेंट्रिक हो, चाहे वह एक्रोसेंट्रिक हो, उनसे पहले हुआ। अर्थात सर्वप्रथम विकसित होने वाले जो क्रोमोसोम्स थे उसके अंदर मेटासेंट्रिक थे। क्यों? क्योंकि जितने भी हमारे पास प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम पाया जाता है, और उनका जो कैरियोटाइप होता है, कि अगर हम कहें कि उनके अंदर जो कैरियोटाइप होता है वो जो है वो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स के अंदर दिखता है, और इस प्रकार का कैरियोटाइप जिस जीव के अंदर सारे के सारे क्रोमोसोम मेटासेंट्रिक होते हैं उस प्रकार के जीव के कैरियोटाइप को हम कहते हैं सिमेट्रिक कैरियोटाइप। वाई सिमेट्रिक? बिकॉज कि सारे एक जैसे हैं। यदि एक आधे में भी परिवर्तन आता है तो उसको हम कहते हैं एसिमेट्रिक टाइप, परंतु यहाँ जब हम बात करते हैं तो दे आर सिमेट्रिक टाइप ऑफ कैरियोटाइप।
यहाँ एक शब्द जो मैं 2-3 बार काम ले चुका हूँ, जिसका तात्पर्य शायद मैंने आपको नहीं बताया कि कैरियोटाइप क्या होता है। कैरियोटाइप से तात्पर्य हमारा ये है कि किसी जीव के अंदर पाए जाने वाले जो क्रोमोसोम्स हैं या किसी जीव की किसी कोशिका के अंदर पाए जाने वाले क्रोमोसोम्स हैं, यदि हम उनको उसके आकार के क्रम में जमाते हैं, तो जो हमको एक बनावट प्राप्त होती है या एक जो हमको सीक्वेंस प्राप्त होती है या एक हमको जो पैटर्न प्राप्त होता है, उस पैटर्न को हम कैरियोटाइप कहते हैं। अर्थात अगर हम जब जमाते हैं तो सबसे बड़ा क्रोमोसोम और मेटाफेज क्रोमोसोम जो है वो सबसे पहले होता है, फिर उससे छोटा मेटाफेज, उससे छोटा मेटाफेज, फिर सब मेटासेंट्रिक होते हैं, फिर एक्रोसेंट्रिक और फिर टीलोसेंट्रिक। तो जब भी हम सब मेटासेंट्रिक जमाएंगे तो उसके साथ में हमारा सबसे बड़ा जो होगा वो सब मेटासेंट्रिक होगा, पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। सबसे पहले मेटासेंट्रिक, फिर सब मेटासेंट्रिक, फिर एक्रोसेंट्रिक और फिर टीलोसेंट्रिक। इन चारों में भी किस तरीके से मेटासेंट्रिक में सबसे बड़ा मेटासेंट्रिक सबसे पहले, फिर उसके बाद दूसरा। मान लीजिए अगर हम कहें कि किसी क्रोमोसोम के अंदर किसी कोशिका के अंदर 10 क्रोमोसोम है या किसी जीव में 10 क्रोमोसोम है, उसमें से 2 मेटासेंट्रिक है, 3 सब मेटासेंट्रिक है, फिर वापस 3 एक्रोसेंट्रिक हैं और 2 टीलोसेंट्रिक हैं। तो मेटासेंट्रिक में जो 2 हैं, उनमें से पहला बड़ा जो सबसे बड़ा होगा मेटासेंट्रिक वो 1 नंबर कहलाएगा, फिर उससे छोटा वाला 2 नंबर कहलाएगा। फिर हमने कहा कि सब मेटासेंट्रिक 3 है, तो सबसे बड़ा वाला सब मेटासेंट्रिक जो होगा वो 3 नंबर क्रोमोसोम होगा, फिर उससे छोटा वाला 4 होगा, उससे छोटा वाला 5 होगा, फिर एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक में भी हम यही फॉलो करेंगे। तो इस तरीके की चीज़ें होगी। जितने भी तरीके के एम्फीबियंस हैं हमारे पास, उनमें करीब करीब सब में मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं। सामान्यतः उनमें सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक या टीलोसेंट्रिक नहीं पाए जाते, उनके अंदर मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम ही पाए जाते हैं। मनुष्य की अगर हम बात करते हैं तो 1 और 3 नंबर के जो क्रोमोसोम हैं वो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं। 1, 2, 3 जो है वो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम होते हैं। सब मेटासेंट्रिक की बात करूं तो सब मेटासेंट्रिक में क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर जो है वह केंद्र में उपस्थित नहीं होता, ठीक बीच में उपस्थित नहीं होता, और इसके परिणाम स्वरूप एक भुजा की लंबाई बड़ी और एक भुजा की लंबाई छोटी हो जाती है, और इसी कारण से हम इनको पी और क्यू के नाम से पुकारते हैं। पी भुजा जो है वो लंबी हो जाती है और क्यू भुजा जो है उसको हम छोटी भुजा कहते हैं। एनाफेज अवस्था के समय सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम जो हैं वो हमको एल आकार के दिखाई देते हैं। जैसा हमने कहा था मेटासेंट्रिक जो है हमको वी आकार के दिखाई देते हैं, तो सब मेटासेंट्रिक जो है हमको एल आकार के दिखाई देते हैं। ऑब्वियसली एक भुजा बड़ी और एक भुजा छोटी होती है। हालांकि ऐसा एक्रोसेंट्रिक में भी होता है, परंतु यहाँ पे एक फ़र्क है दोनों में। वो फ़र्क जब मैं एक्रोसेंट्रिक डिस्कस करेंगे तब उसके साथ बात करेंगे कि क्या फ़र्क आता है। लेकिन इस तरीके मनुष्य के अधिकतर क्रोमोसोम जो हैं वह सब मेटासेंट्रिक होते हैं। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम ये कहते हैं कि एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर जो है वह एक तरफ हो जाता है, बिल्कुल एक तरफ। जैसे सब मेटासेंट्रिक में हमने कहा था कि क्रोमोसोम के अंदर जो सेंट्रोमियर है वह मध्य में न होकर थोड़ा सा उससे ऊपर या नीचे हो जाता है। लेकिन यहाँ एक्रोसेंट्रिक में वो दूरी जो है सेंट्रोमियर की केंद्र से दूरी जो है वह अपेक्षाकृत ज़्यादा हो जाती है, जबकि सब मेटासेंट्रिक में उस तरीके की स्थिति जो है वो कम होती है। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि उसके अंदर जो भुजाएं हैं, पी भुजा और क्यू भुजा, उन दोनों की लंबाई का अंतर बहुत ज़्यादा हो जाता है, जबकि सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में ऐसा नहीं होता। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में पी भुजा और क्यू भुजा में अंतर जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम के अंदर जो है वह बहुत ज़्यादा हो जाता है। अर्थात पी भुजा जो है वह अपेक्षाकृत बहुत छोटी होती है क्यू भुजा से। जब हम इसको टीलोमियर अवस्था में देखते हैं कोशिका विभाजन की, तो ये सारे क्रोमोसोम जो हैं वो हमको जे आकार के दिखाई देते हैं। जैसा हमने पहले कहा था कि मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम जो हैं वो हमको वी आकार के दिखाई देते हैं, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम जो हैं वो हमको एल आकार के दिखाई देते हैं, तो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम जो है वो हमको जे आकार के दिखाई देते हैं। क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा था कि सेंट्रोमियर जो है वह 2 हिस्सों में टूट जाता है और उनकी भुजाएं जो है अपने ध्रुवों पर गमन करती है एस्ट्रल फाइबर्स। ग्रास हॉपर्स की जो फैमिली है जिसको हम एक्रिडीडी कहते हैं, एक्रिडीडी ग्रास हॉपर्स की फैमिली में जो है वो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम जो हैं वो अधिकता से पाए जाते हैं, और इसी कारण एक्रिडीडी फैमिली के कारण ही, उसके अंदर पाए जाने के कारण ही शायद इनका नाम जो है वो एक्रोसेंट्रिक रखा गया।
इसके साथ एक चीज़ और होती है कि एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम जो है उनमें एक सैटेलाइट बॉडी और पाई जाती है और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन भी पाया जाता है, क्योंकि जब हम सेंट्रोमियर की बात करते हैं तो सेंट्रोमियर को हमने जब वहाँ पे बात की थी, जब संरचना की बात की थी, तो हमने कहा कि सेंट्रोमियर जो है दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन। उसके अलावा एक सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन होता है और उसके कारण जो है एक छोटा हिस्सा जो क्रोमोसोम का जो है वो अलग से दिखाई देता है, उसको हम सेटेलाइट बॉडी कहते हैं। और वो सेटेलाइट बॉडी जो है वो अलग से नॉब लाइक स्ट्रक्चर या घुंडी के आकार की संरचना दिखाई देती है। तो ये हमको अलग से पहचानने में भी मदद करता है कि ये एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम है। मनुष्यों की अगर हम बात करें तो 13, 15, 21, 22 सेट जो है उसके अंदर सेटेलाइट एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं, कि जो मनुष्य के 13वां क्रोमोसोम है, 15वां क्रोमोसोम है, 21वां क्रोमोसोम है और 22वां क्रोमोसोम है, उसमें एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम है हालांकि ये सारे, लेकिन इनके अंदर सेटेलाइट बॉडी भी पाई जाती है। यहाँ जो चौथे प्रकार का क्रोमोसोम का प्रकार है उसको हम कहते हैं टीलोसेंट्रिक। टीलो मतलब कोने का, अर्थात यहाँ पे जो सेंट्रोमियर है, जहाँ हम बात कर रहे थे कि सेंट्रोमियर की पोजीशन के आधार पे ही जब हम इन चारों का वर्गीकरण कर रहे थे, तो यहाँ जो सेंट्रोमियर है वह बिल्कुल कोने पे आ जाता है या टिप पे आ जाता है, एकदम सिरे पे आ जाता है। और जब वो एकदम सिरे पे आ जाता है तो इस कारण से हम उसको कहते हैं टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। और वो टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम जो है वह हमको बिल्कुल अलग आकार का दिखाई देता है एनाफेज अवस्था में। ये हमको आई के आकार का दिखाई देता है। आई के आकार का दिखने के कारण हमको ऐसा प्रतीत होता है कि इसके अंदर सिर्फ एक ही भुजा है, परंतु वास्तव में दो भुजाएं होती हैं। टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम का जो टिप वाला हिस्सा है उसको हम टीलोमियर भी कहते हैं। ये टीलोमियर जो है वो एक तरीके से, अगर मैं कहूँ कि बाद में जब रिसर्च हुई तो उसके साथ में एक चीज़ और आई कि ये टीलोमियर वाला जो हिस्सा है वह किसी भी जंतु की उम्र का द्योतक भी है। कैसे द्योतक है कि समय के साथ में जैसे जैसे विभाजन होता जाता है, टीलोमियर का आकार जो है वो छोटा छोटा होता जाता है, और जब वो छोटा होता जाता है या घिसता जाता है तो उसके आधार पे जो है वो जंतु की उम्र का पता भी लगता है। इस डायग्राम में जितनी हमने 4 स्लाइड में बात की, हमने इस डायग्राम में देने की कोशिश की। जैसा मैंने कहा था कि जो सबसे बड़ी जो बात मैंने कही थी कि एनाफेज अवस्था में जो है इनका आकार कैसा दिखता है, तो वो यहाँ हमको स्पष्ट है कि किस तरीके से दिखते हैं। हमारे पास वी शेप में है तो मेटासेंट्रिक हैं, एल शेप में है तो सब मेटासेंट्रिक हैं, जे शेप में है तो एक्रोसेंट्रिक हैं, और उसके बाद आई शेप में दिखते हैं तो टीलोसेंट्रिक है। और यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो सेंट्रोमियर की पोजीशन की बात करते हैं तो मेटासेंट्रिक में बीच आखिरी और बीच के किसी हिस्से पे क्लोज टू एंड अर्थात एक कोने के अंदर, और टीलोसेंट्रिक में तो बिल्कुल कोने पे पाया जाता है। तो इस डायग्राम में हमने जो 4 स्लाइड की बात की उसको हमने रिप्रेजेंट करने की कोशिश की। उसके बाद अगर हम बात करें तो क्रोमोसोम के क्लासिफिकेशन का एक प्रकार और होता है जो कि क्रोमोसोम के अंदर पाए जाने वाले सेंट्रोमियर की संख्या के आधार पे। शुरू में ही मैंने कहा था कि दो ही प्रकार हो सकते हैं, या तो क्रोमोसोम की पोजीशन के आधार पे या क्रोमोसोम की संख्या के आधार पे, वास्तव में वो पाया जा रहा है या नहीं पाया जा रहा तो उसके आधार पे। तो जब हम यहाँ बात करते हैं तो एक तो कहलाता है एसेंट्रिक। एसेंट्रिक अर्थात जिसके अंदर की क्रोमोसोम हो ही, सेंट्रोमियर हो ही ना। तो ऐसे क्रोमोसोम जिनके अंदर सेंट्रोमियर नहीं हो उसको हम कहते हैं एसेंट्रिक। बट एसेंट्रिक जो है वो क्रोमोसोम जो है वो मैक्रोन्यूक्लियस ऑफ सीलिएट्स, सीलिएट्स अर्थात पैरामीशियम की अगर हम कहें, मेगा न्यूक्लियस और माइक्रो न्यूक्लियस की जब हम बात करते हैं तो उनके अंदर पाया जाता है। तो उन सीलिएट्स के अंदर जो है वो उसके अंदर ये पाए जाते हैं, बाकी सामान्य प्राणियों में जो है वो नहीं पाए जाते। दूसरे प्रकार का जो है दैट इज कॉल्ड एज डाइसेंट्रिक। डाइसेंट्रिक जो है वो एबनॉर्मल तरीके का क्रोमोसोम है। सामान्यतः जितने क्रोमोसोम पाए जाएंगे वो मोनोसेंट्रिक होंगे, लेकिन डाइसेंट्रिक जो है वो एक तरीके का असामान्य प्रकार का क्रोमोसोम होता है और वो दो क्रोमोसोम के फ्यूजन से बनता है, और उसके कारण जो है वो एसेंट्रिक फ्रेगमेंट्स अलग अलग नहीं हो पाते, तो उसके कारण जो है वो सेंट्रोमियर जो है हमको डाइसेंट्रिक दिखाता है। यह ट्रांसलोकेशन की प्रक्रिया के दौरान या किसी और प्रक्रिया के दौरान इसका जन्म होता है। डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम जो है वो माइटोटिक स्टेबिलिटी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और सूडोसेंट्रिक क्रोमोसोम के भी निर्माण के अंदर मदद करते हैं।
दूसरा जो मैं कह रहा था कि जो वास्तव में पाया जाता है दैट इज कॉल्ड एज मोनोसेंट्रिक। मोनोसेंट्रिक अर्थात एक क्रोमोसोम, एक सेंट्रोमियर पाया जाता है और वो एक न्यूरोकंस्ट्रक्शन होता है और उसी के आधार पे हम कहते हैं। उसके अंदर अगर हम बात करें मोनोसेंट्रिक के अंदर, तो रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस पाई जाती है प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर, अर्थात जो 4 बेस पेयर हैं हमारे वो लगातार रिपीट होते रहते हैं। अगर हम कहें कि लगातार ए भी हो सकता है, लगातार टी भी हो सकता है, या इनकी श्रृंखला भी जो है जी भी हो सकता है, इनकी श्रृंखला भी जो है वो सारी चीज़ें हो सकती है। दूसरी तरफ एक और प्रकार जो होता है दैट इज कॉल्ड एज होलोसेंट्रिक। होलोसेंट्रिक क्रोमोसोम जो है हालांकि है तो मोनोसेंट्रिक ही, लेकिन इस तरीके के हैं कि वो पूरी लंबाई पे फैले रहते हैं, क्रोमोसोम की पूरी लंबाई पे फैले रहते हैं, तो उनको हम कहते हैं होलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। उसमें कोई प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं पाया जाता, जैसा कि अगर हम कहें कि मोनोसेंट्रिक के अंदर पाया जा रहा है। हालांकि यहाँ हम एक चीज़ कह रहे हैं कि एक ही सेंट्रोमियर है, बट वो सेंट्रोमियर जो है वो एक जगह अवस्थित न होकर पूरी लंबाई में फैला हुआ पाया जा रहा है, तो उसको हमने कह दिया होलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। ये जो है ये कुछ पौधों में और कुछ एनिमल्स के अंदर पाया जाता है, और बहुत अच्छा एग्जाम्पल अगर होलोसेंट्रिक क्रोमोसोम का है तो देर इज वन निमेटोड, एस्केरिस की फैमिली का एक एनिमल है जिसको हम कहते हैं सिनोरेप्टाइटिस एलिगेंस। उस सिनोरेप्टाइटिस एलिगेंस के अंदर जो है वह होलोसेंट्रिक क्रोमोसोम पाया जाता है। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ कि मोनोसेंट्रिक और होलोसेंट्रिक जो है वो किस तरीके के दिखाई देते हैं। तो दिस इज अ होलोसेंट्रिक क्रोमोसोम जो कि पूरी लंबाई के अंदर पाया जा रहा है, तो ये एक चीज है। अगर हम एक और हमारे पास क्लासिफिकेशन का तरीका होता है कि उसको हम दो हिस्सों में बांटते हैं, एक को हम कहते हैं ऑटोसोम और दूसरा वाला जो कहलाता है हमारा सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम जो क्लासिफिकेशन का आधार है, यदि जीव की औतिक कोशिकाओं में पाया जाए कोई क्रोमोसोम या जो उसके सोमेटिक लक्षणों को दिखाए, तो उसको हम कहते हैं ऑटोसोम, और जो जर्मिनल लक्षणों को दिखाए अर्थात जिसका योगदान लिंग निर्धारण में हो, ऐसे क्रोमोसोम जिनका योगदान लिंग निर्धारण में हो उनको हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम, और ऐसे क्रोमोसोम जिनका योगदान शरीर के अन्य लक्षणों के निर्धारण में हो उनको हम ऑटोसोम कहते हैं। सामान्यतः अगर हम मनुष्य की बात करें तो उनके अंदर 1 से लेकर 22 तक, क्योंकि हम मनुष्य की जब बात करते हैं तो उसके अंदर हम कहते हैं कि 23 जोड़ी क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो 1 से लेकर 22 जोड़ी जो क्रोमोसोम है वो तो ऑटोसोम है, और 23वां जो जोड़ी है हमारे जिसको हम XX या XY कहते हैं वह जो है वह सेक्स क्रोमोसोम है। मनुष्यों में हम कहते हैं कि XY प्रकार का है, लेकिन अन्य जीवों में जो है ये XO, ZW और ZO प्रकार का भी जो है वो पाया जा सकता है। ऑटोसोम जो है वो मेंडल के नियमों की पालना करते हैं, जबकि सेक्स क्रोमोसोम जो है वो मेंडल के नियमों की पालना नहीं करते। अलग अलग जीवों में अलग अलग जीन कैरी किए जाते हैं हर एक के अंदर। मनुष्य के अंदर अगर हम कहते हैं 30,000 जीन है, तो वो 30,000 जीन इन 22 क्रोमोसोम बल्कि 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स के ऊपर पाए जाते हैं। तो इस पूरे लेक्चर में हमने जाना कि क्रोमोसोम का वर्गीकरण जो है वह हमने 3 आधार पे किया। एक तो सेंट्रोमियर की पोजीशन के आधार पे, दूसरा सेंट्रोमियर की संख्या के आधार पे, और तीसरा वो कहाँ पाए जा रहे हैं, औतिक कोशिकाओं में पाए जा रहे हैं या जनन कोशिकाओं में पाए जा रहे हैं, उसके आधार पे किया। तो पहला वाला अगर हम कहें कि उसके आधार पे किया तो हमने कहा कि 4 प्रकार के हैं, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। जब हम उनकी संख्या के आधार पे कहते हैं तो हम कहते हैं कि एसेंट्रिक क्रोमोसोम्स हैं, मोनोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स हैं, डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम है और होलोसेंट्रिक क्रोमोसोम है, ये भी हैं। तो यहाँ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, और जो किताबें मैंने रेफ़र की वो आपके सामने हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वर्मा अग्रवाल की किताब है, डी रॉबर्टिस की किताब, PK गुप्ता की किताब और बुकर की किताब जो है वो मैंने रेफ़र की है। आप लोग भी चाहें तो इन किताबों को रेफ़र कर सकते हैं। धन्यवाद, आज यहीं ख़त्म करते हैं।